हेलो। तो अगर कभी किसी चीज के अंदर की अच्छाई अगर बुराई को ओवर पावर कर दे तो वो चीज अच्छी हो जाती है, एंड सेम गोज वाइस वर्सा। अगर किसी चीज के अंदर की बुराई अच्छाई को ओवर पावर कर दे तो वो चीज बुरी हो जाती है। क्वालिटी का खेल है बाबू भैया, क्वालिटी। तो वैसे ही आज का ये लैपटॉप है फ्रॉम डेल, दैट इज डेल G15। अच्छाई भी है, बुराई भी है, एवरीथिंग मेक्स ओपिनियन। तो आज के इस वीडियो के अंदर इसी को मुद्दा बनाते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले तो डेल के गेमिंग लैपटॉप्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बिल्कुल ईद का चांद हो गए हैं। तो वीडियो एंड तक देखना। डेल फैन बॉयज के लिए भी थोड़ा सा एक नोट है, एंड अगर तुम डेल का गेमिंग लैपटॉप लेने वाले हो तो उसके लिए भी नोट, तो देखना। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है किसी भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर, बिकॉज गेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गेमिंग का नाम जहां आता है वहां नाम आता है स्पेसिफिकेशंस का। तो इसके अंदर देखने को मिलता है इंटेल का कोर i5 13450HX प्रोसेसर। H मतलब हाई परफॉर्मेंस, X मतलब एक्सट्रीम हाई परफॉर्मेंस, मतलब ट्राई करेगा मैक्स टू मैक्स गीगाहर्ट्ज पे पहुंचने का। एंड ये एक 10 कोर एंड 20 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। आगे प्रॉपर बाइफरकेशन बताऊंगा। बाकी 16 GB की रैम देखने को मिलती है, DDR5 टाइप, 4800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक, 8 GB की दोस्त। वेल डेल हमेशा डुअल चैनल मेमोरी के अंदर विश्वास रखता है, तो डुअल चैनल मेमोरी का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। जब अपग्रेड करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट ठीक है, अभी तो बेनिफिट हो रहा है ना। साथ में 1 TB की SSD देखने को मिलती है। Gen 4 कहीं मेंशन नहीं किया जाएगा, Gen 4 कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो आई एम अज्यूमिंग इट इज Gen 3, तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल SSD नहीं है। और अगर ये एक Gen 4 SSD है तो डेल वालों क्या कर रहा है, नहीं भाई तो क्या कर रहा है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फन पार्ट अबाउट दिस लैपटॉप, दैट इज Nvidia की तरफ से आने वाला Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड। यस, इट इज अ 6 GB वर्जन, एंड जो TGP है दैट इज 85 वॉट्स, जिसके अंदर 5 वॉट का डायनामिक बूस्ट इंक्लूडेड, मतलब नामात्र वाली चीज है, बिकॉज 5 वॉट जब कंप्यूटर को लगेगा, सिस्टम को लगेगा, एवरीथिंग इज फेवरेबल एंड गुड, तो दे देगा, नहीं तो नहीं। वगैरह इसके अंदर MS Office 2021 प्री इंस्टॉल्ड आता है। लेकिन डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, बिकॉज डिस्प्ले मार्क करता है एक बेंचमार्क किसी भी अच्छे लैपटॉप। इसके अंदर 15.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ 15.6 इंचेस लैपटॉप, सिंपल। बाकी 1920x1080 पिक्सल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि फुल HD पैनल है, ऑब्वियसली एन IPS पैनल, तो कलर एंगल्स, व्यूइंग एंगल्स थोड़े अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो ब्राइटनेस है दैट इज 250 निट्स, जो कि इन अ वे थोड़ी सी कम है, बिकॉज आउटडोर के अंदर जाओगे तो 350 निट्स के आसपास होता तो ज्यादा बेटर विजुअल्स देखने को मिलते हैं, ज्यादा पॉपी कलर्स आते हैं। बट इंडोर्स के लिए 250 इज गुड, बट हाँ बाहर जाओगे तो थोड़ी सी डिस्प्ले डल देखने में लगती है। बाकी डिस्प्ले के नंबर बहुत ज्यादा कहाँ कटते हैं, वो यहाँ कट, मतलब जितना तुम्हारी स्कूल वाले टीचर नहीं काटते होंगे उससे ज्यादा मैं काट लेता हूँ, बिकॉज बहुत सख्त आदमी हूँ मैं। 65% की sRGB देखने को मिलती है, यानी कि 45% की NTSC, जो कि फॉर कंटेंट क्रिएटर्स बिल्कुल इजी कर देता है इस लैपटॉप के डिस्प्ले, बिकॉज एट द वेरी एंड ऑफ द डे डिस्प्ले किसी काम की बस्ती ही नहीं है, बिकॉज प्रॉपर कलर आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं पाता है। गेमिंग करनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर हार्डकोर कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो, जहां पे तुम्हें प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन करना है, प्रॉपर कलर्स को देखना है, कलर्स को आइडेंटिफाई करना है, कलर्स की सेटिंग बदलनी है, यानी कि टू बी वेरी स्पेसिफिक, एंड ज्ञानियों के शब्दों के अंदर कलर ग्रेडिंग का काम है, तो वहां पे भैया धोखा दे देगा। एंड डिस्प्ले के ऊपर इन दैट केस सिनेरियो आप उतना ब्लाइंड तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। ट्रस्ट से बड़ी चीज होती है। प्रॉपर अच्छे कलर गैमेट वगैरह के लिए 100% या फिर मिनिमम 90% प्लस sRGB होनी चाहिए, पर इसमें नहीं। बाकी यहाँ गेमिंग लैपटॉप है तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एक मैंडेटरी चीज हो जाती है। अगर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है तो भैया गेमिंग लैपटॉप नहीं। 144 हर्ट्ज भी चलता है, लेकिन 120 हर्ट्ज गुड, तो कॉम्पिटिटिव गेमिंग के अंदर आपको डेफिनेटली फील कराएगा। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ठीक है 120 हर्ट्ज है तो हमें काम तो गेमिंग नहीं करना, बट स्टिल नॉर्मल UI एक्सपीरियंस के अंदर, नॉर्मल विंडोज के एक्सपीरियंस के अंदर इट विल मेक यू फील बेटर एंड फास्ट, मतलब बहुत अच्छा मजेदार। बाकी रिस्पॉन्स टाइम, बिकॉज इट इज एन IPS पैनल, तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 9 से 10 मिली सेकंड्स के आसपास, पर ऑब्वियसली फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम लोग को इतना। तो एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव गेमर्स होते हैं उनके लिए 1 मिली सेकंड्स के पैनल आते हैं, बट करनी किसे है, स्किल चाहिए होती है, स्किल। एंड फाइनली जो पिक्सल डेंसिटी है, यानी कि PPI, दैट इज 141, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, किसी भी मिड रेंज डिस्प्ले के अंदर इसी टाइप का हिसाब किताब होता है। बट अगर डिस्प्ले वाले पॉइंट को कंक्लूड करना हो तो कितने पारी में है, सिंपल सीधी बात, अगर गेमिंग करनी है एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन, जिसका मेरा मतलब है गेम प्ले वीडियोस डालना चाहते हो यूट्यूब पे, या फिर बेसिक तरीके की वीडियोस डालना चाहते हो यूट्यूब के ऊपर, तो उसके लिए डिस्प्ले ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर क्लाइंट के लिए कोई काम कर रहे हो, प्रॉपर ऑफिशियल वर्क कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, जहां पे तुम्हें प्रॉपर कलर ग्रेडिंग करनी है, तो वहां पर डिस्प्ले के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए अलग से डिस्प्ले खरीदनी पड़ेगी। बट एक चीज जरूर नोट करना, जो अलग से डिस्प्ले खरीदोगे दैट विल बी एक्सपेंसिव। 100% sRGB वाली डिस्प्लेज महंगी आती हैं। बट ठीक है, ये सब तो हो गया। परफॉर्मेंस के क्या हाल है, तो फिर जो प्रोसेसर है दैट इज ताड़ा वाला इंटेल का कोर i5
450HX 10 कोर एंड 20 थ्रेड वाला, जहां पर 6 परफॉर्मेंस के कोर है एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स। हर परफॉर्मेंस कोर पे 2 थ्रेड, हर एफिशिएंसी कोर पे 1 थ्रेड। तो आई थिंक ऐसे बैलेंस आउट हो जाता है। बट असली जिंदगी में क्या हिसाब के साथ चल रहा है उसके पहले जरा स्कोर खेल लेते हैं। N7 423 सिंगल कोर स्कोर निकल के आता है इसका 1700 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर स्कोर निकल के आता है 1250 पॉइंट, जो कि ऑब्वियसली अच्छा है। एंड फ्रॉम N i5 13 जनरेशन ये थोड़ा सा बेटर ही परफॉर्म कर रहा है, पता नहीं कैसे, भगवान जाने, बट कर रहा है तो क्या बात है। डेल की कुछ पर्सनल सेटिंग होगी, बट तुम क्या कर सकते हो इन रियल लाइफ ऑन दिस लैपटॉप। 1080p अल्ट्रा पॉसिबल एडिटिंग कोई भी मजाक वाली बात होती नहीं है, बट इसके लिए मजाक है बिकॉज बहुत आराम से कर देगा। 4K ऑब्वियसली मीडियम टू हाई तक चला जाएगा। अल्ट्रा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज कभी कभी बहुत ज्यादा टाइमलाइन हो जाती है, बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स एंड इफेक्ट्स हो जाते हैं ऑन द टाइमलाइन, जिस सेक्टर में i7 13 या फिर 14 जनरेशन जैसा प्रोसेसर भी सफर कर देता है। तो ये तो फिर भी 13 जनरेशन है, बाकी कोडिंग वगैरह में कोई दिक्कत होने नहीं वाली। एंड अगर कोई स्पेशल तरीके की तुमको डेवलपमेंट करनी है एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर चलाने, तो उसकी एक बार प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस को मैच कर लेना है हियर एंड देयर करके, ताकि तुम्हें एक प्रॉपर नैरेटिव मिल जाए। बट परफॉर्मेंस वाइज भाई मेरी तरफ से तो क्लियर चिट है, जिस प्राइस पे आता है ना वहां पे तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल रहा है। बट मुझे पता है तुम लोग किस लिए गेमिंग के लिए ना। अगर तुमने यहाँ पे स्किप किया भाई साहब पाप लगेगा, पूरी वीडियो देखो, वॉच टाइम कहाँ से आएगा। बट गेमिंग के बारे में बात करी जाए तो इट हैज RTX 3050 6GB VRAM वाला GPU एंड इस प्राइस पे ये थोड़ा सा मुश्किल है। 4GB VRAM वाला इज इजी, बट ये थोड़ा सा मुश्किल है एंड वो भी 85 वाट TGP वाला थोड़ा सा इसको रेयर कॉम्बिनेशन बना देता है। बट गेमिंग के बारे में बात कर ही देते हैं भाई साहब। तो इन Cyberpunk 2077 1080p रेजोल्यूशन अल्ट्रा पॉसिबल सेट, सारे गेम सेम सेटिंग पे चलाए गए हैं। नो रे ट्रेसिंग, नो DLSS, FPS देखने को मिलते हैं 40। इन Red Dead Redemption 2 एवरीथिंग सेम 50 FPS। Valorant के अंदर ऑब्वियसली 150 FPS के आसपास देखने को मिल जाते हैं एंड इन Spider-Man Miles Morales अगेन 47 FPS। तो इस चीज से तुम एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हो, दैट इज कि भैया 1080p अल्ट्रा प्रीसेट पे 60 FPS हर गेम पे नहीं पार करा पा रहा है। बट एक चीज नोट करने वाली ये है कि भैया 1080p अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग एंड जो ये अल्ट्रा का प्रीसेट होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी अनयूजुअल चीजें होती है जो जरूरत नहीं होती एंड जो गेम के ऊपर इफेक्ट बहुत कम डालती है, लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट ज्यादा डाल। सो अगर तुम प्रॉपर एक अच्छा सेटिंग बनाओगे, अच्छा सेटिंग कॉम्बिनेशन बनाओगे विद हाई टेक्सचर क्वालिटी एंड डिफरेंट थिंग्स, तो 60+ FPS मेरी गारंटी है सारे गेम्स पे दे देगा आराम से 1080p रेजोल्यूशन। Cyberpunk पे तो बाकी RTX 4090 सफर कर जाता है 4K 8K रेजोल्यूशन पे, तो ये तो फिर भी बेचारा जिंदा है। बट RTX सीरीज का GPU ना जरा टेस्टिंग पे डाल, रे ट्रेसिंग एंड DLSS। तो इन Cyberpunk 2077 एवरीथिंग सेम, बस रे ट्रेसिंग ऑन कर दिया गया है। यू विल नाउ गेट 25 DLSS यहाँ पे ऑफ। लेकिन तुम अगर यहीं पे DLSS का सपोर्ट लेना चाहते हो एंड यू टेक हेल्प ऑफ DLSS, तो फिर भैया यू कैन अचीव सिंपली बहुत ही ज्यादा आराम से 45 FPS के आसपास। सेम गोज विद Spider-Man Miles Morales, रे ट्रेसिंग ऑन 1080p रेजोल्यूशन अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स 30 FPS, एक 30 लेवल का जो बेंचमार्क होता है उससे सेट कर दोगे, लेकिन DLSS ऑन करते ही वापस ये 50 FPS के आसपास उनको पहुंचा देगा। तो पहले से ये चीज कंक्लूड होती है, अगर तुम्हें प्रॉपर 60 FPS वाली गेमिंग करनी है ऑन 1080p रेजोल्यूशन अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स विद रे ट्रेसिंग ऑन, तो ये नहीं करा पाएगा। DLSS का तुमको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, दैट इज वेरी। बट अगर गेमिंग को प्रॉपर तरीके से कंक्लूड कर जाए ऑन दिस लैपटॉप, इट इज गुड। ठीक है, रे ट्रेसिंग इतने लेवल की इस प्राइस पे देखने को नहीं मिलती है एंड ये GPU पावरफुल है एट द प्राइस जिस पे आता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि रे ट्रेसिंग चला के 60 FPS दे देगा, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। बट गेमिंग ओवरऑल सेंसेस मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता है। लेकिन थर्मल्स के बारे में बात करते हैं, जहां पे डेल हमेशा से एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज बन के रह जाता है। थर्मल्स ट्राई करता है मैनेज करने का, डुअल फैन सेटिंग देखने को मिल जाती है उस चक्कर में एंड प्रॉपर कॉपर हीट पाइप्स का यूज करता है डेल, हीट को प्रॉपर तरीके से डिस्पर्स करने के लिए। वेल बिल्कुल अगर आइडियल यूज है, नॉर्मल यूज है, तो उसके आसपास 50 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 60-70, लेकिन जब आप गेमिंग करते हो, हैवी यूज करते हो, तो भैया 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है CPU टिम। एंड इस केस के ऊपर एक्चुअली आतंक बन जाता है बिकॉज फैन स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, लगभग 50 डेसिबल्स के आसपास, जहाँ पे डेफिनेटली मैनेज कर लिया जाता है हीट को। ऐसा नहीं लैपटॉप बिल्कुल समाप्ति की तरफ निकल जाता है, मैनेज कर लेता है, बट सैक्रिफाइस करना पड़ता है बिकॉज तुम्हारा जो प्रोसेसर है वो पहुंच जाता है 2 hours स्टेट ऑफ थ्रॉटलिंग। वेल ये ग्रंथ क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा ग्रंथ है, इसको बाद में कभी समझाऊंगा, लेकिन बेसिक रुबाब ये है कि इस केस के अंदर जो आपकी CPU की क्लॉक स्पीड है वो कम होती जाती है। CPU अपने आप को अंडर परफॉर्म करता रहता है ताकि वो एक सेफ लेवल ऑफ टेम्परेचर पे आ जाए, बिकॉज 97-98 के बाद 4 डिग्री टच करेगा, हॉल के ऊपर के सीधे भगवान को पहुंच जाएगा। तो मरना किसी को नहीं पसंद, तुम्हारे कंप्यूटर को भी नहीं, तो वो तुम्हारी इज्जत, अपनी जान, अलॉन्ग विद तुम्हारे घर वालों की जान एंड तुम्हारे पीछे लगने वाले चित्तड़, ऑल एट वन। तो मतलब बहुत तगड़ी मिस। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, टेम्परेचर्स बहुत तगड़े तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, तो एक कूलिंग पैड इसके साथ मैं रिकमेंड करूंगा। डेल G5 ऐसी करके एक लैपटॉप आता होता था बहुत पहले, उसके अंदर भी यही वाली प्रॉब्लम थी, तो विद कूलिंग पैड ये चीज थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो जाती है और कुछ। बाकी यहाँ अगर आवाज आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, बहुत स्पीकर बजा रखे हैं लोगों ने, मैं क्या करूं, बंद भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्पीकर के बारे में बात हो ही रही तो लैपटॉप के स्पीकर कैसे, ऑब्वियसली जस्ट लाइक एन एवरेज लैपटॉप स्पीकर, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है एंड हेडफोन्स और ऑब्वियसली रिकमेंडेड। एंड डेल के जो स्पीकर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते,
इन देयर गेमिंग सीरीज, ठीक है। लेकिन बात करी जाए बैटरी रन टाइम के बारे में, तो इससे तो देखो 56 वॉट आवर्स की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि कम है। ऑब्वियसली ऑन पेपर इट इज कम, एंड अगर नॉर्मल यूज भी होगा ना तो 4-5 घंटे के आसपास निकालता है। हैवी यूज होगा तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही दम तोड़ देता है। बहुत ज्यादा हैवी यूज हो गया तो 1 घंटे। तो रन टाइम वाइज इट इज क्वाइट ठीक ठाक हिसाब किताब। बाकी टेक्नोलॉजी इन्होंने डाल रखी है जिससे तुम कंट्रोल कर सकते हो इस चीज को। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मोड है एंड ऑल दैट स्टफ। हाइब्रिड मॉडल भी लैपटॉप ऑफर करता है विंडोज 11 के साथ, पर हिसाब किताब अंततः यही बैठता है। बट नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर तुम डेल के फैन बॉय हो, वो ये है कि भाई दिस लैपटॉप या फिर कहूँ डेल की पूरी गेमिंग सीरीज नहीं खरीदनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज दे आर बिट नॉट दैट गुड जब तुम कंपेयर करते हो मार्केट लीडर्स के साथ। बिकॉज बहुत ज्यादा लैपटॉप लोग निकालते हैं डिफरेंट कंपनी वाले इन देयर गेमिंग सेगमेंट्स। डेल वहां पे चूक जाता है एंड इसके बहुत सारे रीजन हैं, बट मल्टीपल दो रीजन मुझे समझ में आया। दैट इज, एक तो डेल एक बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल ब्रांड है, अपने आपको उस हिसाब से दिखाना चाहता है टू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि भैया हम लोग ब्रांड टू ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा तगड़े लैपटॉप बनाते हैं। तुम्हें अगर अपने एम्प्लॉइज के लैपटॉप देने तो यू कैन गिव अ डेल लैपटॉप। तो वहां पे बहुत ज्यादा एक सेंस आ जाता है ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन गेमिंग के अंदर कोई स्टेबिलिटी की कमी होती है, इसलिए वो अपने आप जोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड उसके बाद इनके पास एक एलियन मैन नाम का बीस्ट रखा है जो कि महंगे प्राइस रेंज पे आता है, तो शायद उसके साथ कॉम्पीट नहीं करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे हिसाब से यही दो रीजन जहां पे डेल की गेमिंग सीरीज उतना अच्छा नहीं करती, बिकॉज डेल इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देता। एंड ध्यान नहीं देता तो थोड़ा सा आफ्टर सेल सर्विस या फिर पार्ट्स के अंदर दिक्कत आ सकती है, आएगी नहीं, बिकॉज डेल एक बहुत ज्यादा रेप्यूटेड ब्रांड है। एंड इंडिया के अंदर भाई साहब 2 ब्रांड चलते हैं, एचपी एंड डेल के बहुत ज्यादा सर्विस सेंटर्स। बाकी डेल गेमिंग एक पेज पे मेरे लिए तो नहीं जाता है, तुम्हारे लिए जाता है। यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन कमेंट। बट कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं अबाउट दिस लैपटॉप, क्या ये लेना चाहिए या फिर नहीं, इन अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं। क्यों? एक तो प्राइस है 73 के, जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बिकॉज 1-2 हजार के आसपास तुम्हें एक अच्छा लैपटॉप देखने को मिल जाएगा फ्रॉम एचपी विक्टर सीरीज विद लगभग सेम स्पेक। बट ग्रंथ कहां गड़बड़ाता है वो ये है कि 1-2 हजार रुपए या फिर 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगा के तुम्हें एक तो 4050 वाला लैपटॉप देखने को मिल रहा है। दैट इज बेटर। 3050 6GB हो गया या फिर 8GB का भी आ जाएगा, उससे भी बेटर है RTX 4050। एंड उसके बाद इसकी डिस्प्ले को थोड़ी सी वीक है। ऑब्वियसली बहुत सारी गेमिंग लैपटॉप्स होती है, ये बहुत बड़ा कोई पॉइंट नहीं है, बट अगर कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो तो मत लेना, बिकॉज अलग से डिस्प्ले लगाओगे एंड ऑल दैट स्टफ करोगे, सेटअप बनाओगे, तो जो पोर्टेबिलिटी वाला हिसाब किताब होता है ना लैपटॉप का, वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। बट उससे ज्यादा बड़ा पॉइंट है दैट इज थर्मल, बिकॉज थर्मल्स ही अगर कंट्रोल नहीं हो पाएंगे तो भैया क्या होगा भगवान ही जाने। बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर शायद ये लैपटॉप को नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर सकता है, एंड जो पीक परफॉर्मेंस है उसको कभी तुम्हारा लैपटॉप नहीं टच कर पाएगा, तो फिर क्या ही फायदा। एंड एक और चीज जो कि कॉन के अंदर ही आती है, एंड मैंने गिनाई नहीं है वीडियो के अंदर, अभी बता देता हूँ, दैट इज वेट। वेट इज 2.65 किलो, जो कि हैवी है। कोई भी नॉर्मल लैपटॉप से गेमिंग के नाम पे वजन ही बढ़ाया है लोग ने, और कुछ नहीं। कूलिंग तो बाद में देखी जाएगी, बट हाँ अगर ये लैपटॉप ले लो तो ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एंड अगर कॉलेज गो रहे हो, स्टूडेंट हो, तो 3 दिन तो अच्छा लगेगा, गेमिंग लैपटॉप है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन चौथे दिन भाई साहब जब 2.65 किलो तुम्हारी पीठ पे जाएगा ना, यू विल क्राई, ट्रस्ट। एंड बैटरी का रन टाइम भी अच्छा नहीं है, तो तुम्हें ऑब्वियसली हमेशा पावर सॉकेट के आसपास होना ही चाहिए। एंड मुझे नहीं पता इंडिया के कितने कॉलेज के अंदर अभी वाईफाई की सुविधा आई है, तो पावर पॉइंट की तो सुविधा बात की बात। बाकी यहाँ किसको लेना चाहिए? अगर तुम गेमर हो, रहते हो प्रॉपर कंट्रोल एनवायरमेंट के अंदर, स्ट्रीमर हो एंड ऑल दैट स्टफ, तो जिस प्राइस पे आता है अगर उसी प्राइस पे स्टिक करना है एंड 1-2 हजार रुपए सस्ते का हिसाब किताब कर सकते हो, बिकॉज ये लैपटॉप 70,000 के आसपास रहता है। अभी थोड़ा महंगा हो गया बिकॉज ऑफ सेल पर्पस, यू नो कि सेल में बहुत सस्ता कर देंगे, सेल के बाद महंगा कर देंगे, फिर कुछ टाइम बाद सस्ता कर देंगे। इट इज Amazon स्टफ, तो उसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। थोड़ा सा वेट करके तुम ये डेफिनेटली लैपटॉप ले सकते हो 70,000 के आसपास, वहां पे डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी वाली चीज हो जाती है। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों? इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ, बट ओवरऑल सेंसेस में अगर बताना चाहूँ तो यही है कि भैया आज के डेट के अंदर लैपटॉप मार्केट इज वेरी कंपेटिटिव। 1-2 हजार दे के नया चीज मिल सकता है, तो व्हाई नॉट नई चीज की तरफ जाओ। सो फाइनल कंक्लूजन इज एट 70 के अगर तुम्हें मिल रहा है विद कार्ड डिस्काउंट, या फिर तुम रुक रहे हो एंड 70,000 के अंदर ये लैपटॉप देख रहे हो, तो डेफिनेटली अगर गेमिंग करनी है एंड एक प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट के अंदर रह सकते हो तो इसके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर कंटेंट क्रिएटर हो एंड थोड़ा सा आउट गोअर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो दिस इज नॉट वेरी मच रिकमेंड। दूसरे लैपटॉप है मार्केट के अंदर, उनको भी मौका दे। तो बस यार आपका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नोट हो डेफिनेटली सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, बिकॉज दैट गिव्स मी एन एडिशनल मोटिवेशन। बाकी यार कमेंट्स खुले हैं, वहां पे जाके बता सकते हो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस लैपटॉप एंड ऑल दैट स्टफ हैपनिंग अराउंड। भाई साहब गम कुछ भी है सब बांटो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ और नई वीडियो चेकआउट करो, बाय। भाई साहब जब वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू हुई थी तब भी गाने बज रहे हैं, और अभी वीडियो खत्म होने वाली है तब भी गाने बज रहे हैं, बजाओ। हेलो हेलो।